हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, विश्व के अंदर जितने भी स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हैं, सभी राज्यों में किसी न किसी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और वही शासन व्यवस्थाएं वहाँ की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये शासन व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सैद्धांतिक तौर पर इन सब शासन व्यवस्थाओं को जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो आज हम जिस संसदीय व्यवस्था, जो कि शासन का एक प्रमुख प्रकार है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि विश्व के अंदर जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, वो शासन व्यवस्थाएं किन आधारों पर स्थापित होती है। पहले हम उन आधारों की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम हमारे आज के विषय यानी कि संसदीय व्यवस्था के ऊपर आते हैं। देखिए, विश्व के अंदर जितने भी प्रकार की प्रमुख शासन व्यवस्थाएं संचालित हो रही है, यदि हम उनको क्लासिफाइड करें तो शासन के प्रकारों को वर्गीकृत करने के लिए कुछ प्रमुख आधार बताए जा सकते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला आधार हम ये बता सकते हैं कि शासन के अंदर सहभागिता का स्तर क्या है, या हम ये भी कह सकते हैं कि शासन के अंदर सहभागिता करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो इस आधार पर शासन नजर आते हैं हमको विश्व के अंदर। अभी हम आगे देखेंगे कि इस आधार पर कितने प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। तो पहला आधार क्या है कि शासन के अंदर सहभागिता का स्तर क्या है, उस सहभागिता किसकी है और किस हद तक है, ये पहला आधार। दूसरा आधार अगर हम देखें तो शासन के अंगों में संबंध किस प्रकार का है। यहाँ शासन का मतलब हम सरकार से ले सकते हैं, और अभी हम देखेंगे कि सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसमें से न्यायपालिका को अगर हम एक तरफ कर दें तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जो सरकार अर्थात शासन के दो अंग हैं, उनके बीच में संबंध किस प्रकार का है, इस आधार पर भी विश्व में कुछ शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो वो कौन सी है वो भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और तीसरा आधार हम बता सकते हैं कि शासन की शक्तियां रहती कहाँ है, यानी कि शासन की शक्तियों की अवस्थिति के आधार पर, मतलब उसका लोकेशन क्या है, उस अवस्थिति के आधार पर भी विश्व में कुछ प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो वो शासन व्यवस्थाएं कौन सी हैं, अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पहला आधार अभी हमने देखा, शासन में सहभागिता का स्तर या शासन में सहभागी होने वाले लोगों की संख्या, तो इस आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। पहला है लोकतंत्र। लोकतंत्र अर्थात जब राज्य के अंदर रहने वाली समस्त जनता शासन में सहभागी होती है, जनता, या हम कह सकते हैं कि संप्रभुता का निवास जब समस्त जनता में रहता है, तो उस शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। तो ये सहभागिता के स्तर के आधार पर शासन का एक प्रकार हुआ लोकतंत्र। लेकिन इसी के विपरीत एक दूसरा प्रकार और है जिसको हम कह सकते हैं अधिनायक तंत्र। किसी शासन व्यवस्था में जब सहभागिता करने वाले लोग या तो एक व्यक्ति हो, या एक दल हो, या एक समूह हो, यानी कि जब शासन की शक्तियां सीमित हो जाती हैं एक केंद्र कर में आकर, और वो केंद्र निरंकुश होकर उन शक्तियों का प्रयोग करता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम अधिनायक तंत्र के रूप में पहचान सकते हैं। तो सहभागिता के आधार पर हम दो प्रकार के शासन का या संविधानों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी बात बता सकते हैं कि शासन के जो अंग हैं, जैसे अभी हमने कहा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका,
इन दोनों अंगों में संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक संसदीय, जिसको हम संसदात्मक शासन कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा अध्यक्षीय यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। चूंकि हमारा आज का टॉपिक ही संसदात्मक व्यवस्था है तो इसको हम डिटेल में थोड़ी देर बाद देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ तीसरा जो आधार हमने देखा था कि शक्तियों की अवस्थिति, शासन की शक्तियों का निवास कहां पर है राज्य के अंदर, उस आधार पर भी हम दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं बता सकते हैं। एक एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की सारी शक्तियां एक केंद्र के अंदर निवास करती है और उस केंद्र के द्वारा ही पूरे राज्य के अंदर शासन का संचालन किया जाता है। ऐसी ऐसी शासन व्यवस्था को हम एकात्मक या यूनिटरी शासन व्यवस्था कह सकते हैं। इसके विपरीत एक दूसरा प्रकार है जिसको कहा जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल गवर्नमेंट। तो संघात्मक शासन का मतलब क्या है कि जब शासन की शक्तियां केंद्र और केंद्र के साथ साथ इकाइयों में विभक्त होती है, पूरे राज्य की शासन की शक्तियों का संचालन केंद्र और इकाइयां मिलकर करती है, ऐसी व्यवस्था को हम संघात्मक शासन कहते हैं। तो यहाँ पर शासन केंद्र में भी निवास कर रहा है और इकाइयों में भी निवास कर रहा है। तो ये अवस्थिति के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, एकात्मक और संघात्मक। तो ये एक मोटा परिचय अभी हम लोगों ने देखा कि शासन के प्रकारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और उन आधारों पर शासन व्यवस्थाएं किस तरह से विश्व के अंदर संचालित हो रही है। अब अगर हम बात करें हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है संसदात्मक व्यवस्था, संसदीय शासन भी कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वो, तो हम ये बता सकते हैं कि संसदात्मक शासन सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की तरह एक प्रमुख शासन व्यवस्था है। विश्व के अंदर कई देश हैं जहां संसदीय शासन देखने को मिलता है। इस संसदीय व्यवस्था का लोकतंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। हम लोग ये जान लें कि जहां पर भी संसदात्मक शासन है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि उन राज्यों में अनिवार्यतः लोकतंत्र भी पाया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का जो एक प्रकार है जिसको हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र कहते हैं, उसी प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का विकसित स्वरूप एक रूप में संसदीय शासन के रूप में हमें नजर आता है। कैसे, वो अभी हम क्लियर करेंगे आगे अर्थ के दौरान। लेकिन अभी हम यहाँ क्या समझ सकते हैं कि संसदीय शासन का लोकतंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन उत्तरदायी शासन का प्रतीक है। देखिए, कोई भी शासन निरंकुश है जनता के प्रति या जनता के प्रति जवाबदेह है, ये दो मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस आधार में हम संसदीय शासन व्यवस्था को क्या बता सकते हैं कि ये एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट करता है या उत्तरदायी शासन का प्रतीक है। ये भी अभी हम थोड़ी देर बाद स्पष्ट करेंगे। इस पूरी संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसे संसदीय व्यवस्था की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अर्थात सबसे पहले संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटेन के अंदर हुआ, हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। कुछ प्रमुख देशों की अगर हम बात करें तो उनमें नाम लिया जा सकता है विश्व के अंदर ग्रेट ब्रिटेन, जापान, स्वीडन, मलेशिया, नॉर्वे, डेनमार्क, भारत, आयरलैंड, इटली, सिंगापुर, पाकिस्तान। इन प्रमुख राज्यों के अंदर संसदीय व्यवस्था को देखा जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि इन राज्यों के अंदर संसदीय व्यवस्था विद्यमान है। अब जैसे कि अभी हमने कहा कि शासन के अंगों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। शासन के अंगों में संबंधों के आधार पर, जिसको हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शासनांगों में संबंध।
तो शासन के जो दो अंग हैं, उन दो अंगों में संबंधों के आधार पर हम दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं। एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था और दूसरा संसदात्मक व्यवस्था। इसको अगर हम डिटेल में देखने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि शासन, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में सरकार या गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट तीन अंगों से मिलकर बनती है। पहला अंग है व्यवस्थापिका, यानी कि राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था, ये व्यवस्थापिका कहलाती है। राज्य के लिए जो संस्था कानून बना रही है, उन कानूनों को जिसके माध्यम से लागू किया जाता है वो कहलाती है कार्यपालिका। और उन कानूनों की जो संस्था रक्षा करती है उसको कहा जाता है न्यायपालिका। इस प्रकार से हम अगर देखते हैं कि इन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो तीनों ही कानूनों से जुड़ी हुई है, एक कानून का निर्माण करती है, दूसरा कानून का क्रियान्वयन करती है और तीसरा कानूनों की रक्षा करती है। ये तीनों अंग मिलकर कहलाता है सरकार। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। और इन्हीं तीनों अंगों को शासन के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग बार बार जब ये कहते हैं कि शासन के अंगों में संबंध, अर्थात सरकार के अंगों में संबंध। अब सरकार के कितने अंग हैं, तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि तीन अंग हैं, एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अब इसमें से हम न्यायपालिका को अगर अलग कर दें तो दो अंग हमारे पास बच जाते हैं, एक व्यवस्थापिका और दूसरा कार्यपालिका। इन्हीं संबंधों के आधार पर संसदीय शासन व्यवस्था का निर्माण होता है। हम लोग क्या बता सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार के दो अंग, एक कार्यपालिका और दूसरा व्यवस्थापिका, इन दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है। और इसी संबंध के आधार पर जिस शासन व्यवस्था का निर्माण होता है उसको हम संसदीय शासन या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि शासनांगों में संबंध, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंधों के आधार पर संसदीय शासन का निर्माण होता है। तो इस संबंध का मतलब क्या है, किस प्रकार का संबंध कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पाया जाता है जिससे संसदीय शासन अस्तित्व में आता है। तो अब उसी संबंध की चर्चा अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोटे तौर पर जब हम ये कहते हैं कि संसदीय शासन के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध देखा जाता है, तो उन संबंधों में पहला संबंध हम बता सकते हैं निर्माण का, है ना। निर्माण का मतलब ये देखिए, जैसे कि व्यवस्थापिका जो कि सरकार का एक प्रमुख अंग है जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना, और दूसरा अंग है कार्यपालिका जिसका काम है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना। अब इस कार्यपालिका का निर्माण इस व्यवस्थापिका के अंदर से होता है। पहला संबंध हम क्या बता रहे हैं संसदीय शासन में, कि कार्यपालिका का निर्माण कहां से हो रहा है, व्यवस्थापिका में से। और व्यवस्थापिका क्या है, सरकार का वो अंग जो कानून बनाता है राज्य के लिए, और कार्यपालिका क्या है, सरकार का वो अंग जो राज्य के लिए कानूनों का क्रियान्वयन करता है। तो ये जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, इस पूरे अंग का निर्माण कहां से हो रहा है, व्यवस्थापिका में से हो रहा है। इसको हम एक और दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अभी आप याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जहां पर भी संसदात्मक शासन है वहां पर
तंत्र का दूसरा प्रकार यानी कि प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र पाया जाता है। और प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि जनता स्वयं शासन ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी कहा जाता है। तो यहां आप इस दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं कि जनता जो है वो वोट या मतदान के माध्यम से व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करती हैं। आप यहां पर देख रहे हैं सरकार का ये अंग है व्यवस्थापिका, इसके सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है? जनता कर रही है। और इसी व्यवस्थापिका के अंदर जो भी सदस्य चुने गए हैं उन्हीं से कार्यपालिका का चुनाव किया जा रहा है। यानी कि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य हैं। एक ही सदस्य दो अंगों के अंदर अपनी भूमिका निभा रहा है। कार्यपालिका के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो सब के सब व्यवस्थापिका के सदस्य हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि पहला संबंध जो है संसदात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में, उसमें हम ये बता सकते हैं कि पूरी की पूरी कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के अंदर से होता है। इसको अगर हम एक दूसरे डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो ये देखा जा सकता है कि जनता, आप ये देखिए, ये व्यवस्थापिका के अंदर सदस्य हैं। हम लोगों को ये भी पता है कि व्यवस्थापिका के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं वो अलग अलग दल के सदस्य होते हैं, है ना। और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो बहुमत दल सरकार, जो कि हम बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक्चुअल में वो शब्द क्या है? कार्यपालिका। कि व्यवस्थापिका के अंदर जिस दल को बहुमत मिलता है उस बहुमत दल में से ही मंत्री परिषद अर्थात कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। तो ये अभी हमने देखा कि ये कार्यपालिका कहां से बनी है? व्यवस्थापिका में से बनी। तो आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं जनता अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों को चुनकर व्यवस्थापिका में भेजती है। व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी बहुमत दल के अंदर से कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। तो ये पहला संबंध है निर्माण, जिसमें हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों को बता सकते हैं। दूसरा संबंध व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में है उत्तरदायित्व को लेकर, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। अभी हमने यहां पर देखा कि सरकार के दो अंग हैं, कार्यपालिका और दूसरा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका राज्य के लिए कानून बनाती है और उन कानूनों को लागू करने का या क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो ये कार्यपालिका क्या निरंकुश होकर कार्य करती है? नहीं। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो है वो जवाबदेह है, उत्तरदायित्व उसके ऊपर है, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? व्यवस्थापिका के प्रति। यानी कि पूरी की पूरी कार्यपालिका, जिसको हम मंत्री परिषद कह रहे हैं, वो पूरी की पूरी मंत्री परिषद जवाबदेह है, उत्तरदायी है, किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति। अब यहां पर ये चीज क्यों है? तो इसको समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अर्थात लोकतंत्र के तहत जनता के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में चुने जाते हैं या जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर व्यवस्थापिका में भेजती है और उसी व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त दल से कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो चूंकि ये एक लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसीलिए कार्यपालिका को जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। और जनता के प्रतिनिधि कहां बैठे हुए? व्यवस्थापिका में बैठे हुए। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर व्यवस्थापिका में भेजा है, इसीलिए कार्यपालिका उन जन प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह है। हम क्या कह सकते हैं? ये कार्यपालिका, जिसको हम शासन या सरकार कहते हैं, ये सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है। और व्यवस्थापिका में भी किसके प्रति? जन प्रतिनिधियों के
प्रति। ये पूरी की पूरी कार्यपालिका एक साथ, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं वो सब एक साथ व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये सामूहिक उत्तरदायित्व है। मतलब मंत्रिपरिषद का कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ इस व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। इसीलिए इसको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कहा जाता है। तो ये आप देखिए दूसरा संबंध कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ये एक रिलेशन है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये उत्तरदायित्व आया क्यों। तो जैसे अभी हमने कहा कि इस कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से हुआ है। व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत था उसी दल से कार्यपालिका बनी है। इसलिए ये पूरा का पूरा मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल है इस पूरी की पूरी व्यवस्थापिका के प्रति। अब ये रेस्पॉन्सिबल होती किस तरह से है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। देखिए संसदीय शासन के अंदर ये कहा जाता है कि ये जो कार्यपालिका है ये एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है, एक साथ डूबती है। यहाँ तैरने और डूबने का मतलब ये है कि जब अगर कार्य करेंगे तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ काम करेगी, और अगर एक व्यक्ति ने गलती करी और उसके कारण कार्यपालिका के अस्तित्व पर संकट आता है तो पूरी की पूरी कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र देना मतलब वो अपने अस्तित्व से समाप्त हो रही है। तो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अब यहां हम इसको और समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि संसदात्मक सरकार के अंदर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका बनती कैसे है। तो हमने कहा था कि व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत मिलता है वो बहुमत दल सरकार यानी कि कार्यपालिका का निर्माण करता है। अब इसको हम एक दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि एक दल को जिसका कि व्यवस्थापिका में विश्वास है बहुमत के आधार पर कि हमारे पास मेजोरिटी है, उस मेजोरिटी के आधार पर हम शासन का संचालन करेंगे। तो जब तक ये विश्वास बना रहता है तब तक कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। लेकिन जैसे ही ये विश्वास अविश्वास में बदल जाता है, यानी कि इस व्यवस्थापिका के ज्यादातर सदस्य, ज्यादातर मतलब आधे से ज्यादा बहुमत, ज्यादातर सदस्य जब इस कार्यपालिका से अपना विश्वास खो देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब ये कार्यपालिका के सदस्य इस व्यवस्थापिका में अपना विश्वास खो देते हैं तो उस स्थिति में व्यवस्थापिका को अपने पद, कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है और पूरी की पूरी कार्यपालिका को देना पड़ता है। भले ही वो एक मंत्री की गलती पर विश्वास खोया हो, लेकिन उसका खामियाजा पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को देना पड़ता है। तो ये व्यवस्थापिका के प्रति अविश्वास जो उत्पन्न, व्यवस्थापिका के अंदर कार्यपालिका के प्रति जो अविश्वास उत्पन्न होता है वही सामूहिक तौर पर कार्यपालिका के अस्तित्व को समाप्त करता है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व को हम समझ सकते हैं। और यहां पर हम एक कह सकते हैं कि संसदीय शासन के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व को तय किया जाता है। तो ये दूसरा संबंध संसदात्मक शासन में उत्तरदायित्व को लेकर। एक तीसरा संबंध और हम बता सकते हैं कार्यकाल की दृष्टि से। देखिए अभी हम लोग बात करते आए हैं कि संसदात्मक शासन के अंदर सरकार के दो अंग, एक कार्यपालिका और दूसरा व्यवस्थापिका, इन दोनों अंगों का संबंध होता है ना। तो संबंधों में हम एक तीसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं कि इनका कार्यकाल, सामान्यतः दोनों ही अंगों का कार्यकाल निश्चित होता है ना। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें भारत में व्यवस्थापिका को कहा जाता है संसद
और संसद के अंदर जो निम्न सदन है जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, तो उस लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, जहां पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और उन प्रतिनिधियों में जिस दल को बहुमत मिलता है वो कार्यपालिका यानी कि सरकार का निर्माण करता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और चूंकि कार्यपालिका इसी व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा से बन रही है, इसलिए उसका कार्यकाल भी कितना है? 5 वर्ष। तो सामान्यतः संसदात्मक शासन में सरकार के दोनों ही अंगों का कार्यकाल निश्चित होता है और सामान्यतः ये दोनों ही अंगों का कार्यकाल एक जैसा भी होता है, निश्चित भी होता है और एक जैसा भी होता है। लेकिन इसके बावजूद, निश्चित होने के बावजूद, संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम ये नहीं कह सकते कि कार्यपालिका का और व्यवस्थापिका का कार्यकाल निश्चित है। हम ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होते हुए भी अनिश्चित है। कैसे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने कहा था कि व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत प्राप्त हो रहा है उस बहुमत दल के द्वारा सरकार यानी कि कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है ना। जब तक ये बहुमत इस व्यवस्थापिका में बना हुआ है तब तक सरकार अपने पद पर बनी रहती है, यानी कि कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। हम ये मान ले कि अगर 5 वर्षों तक, जितना कि व्यवस्थापिका का कार्यकाल है, 5 वर्षों तक यदि कार्यपालिका का बहुमत व्यवस्थापिका में बना रहता है तब तो वो उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है। लेकिन इन 5 वर्षों के भीतर यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में अपना विश्वास खो देती है, यानी कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका 5 वर्ष से पहले भी अपदस्थ की जा सकती है, उसको पद से हटाया जा सकता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि सामान्य परिस्थितियों में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होते हुए भी अनिश्चित है। 5 वर्ष से पूर्व भी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका का भी अपना एक निश्चित कार्यकाल है। हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत के अंदर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है संविधान के द्वारा। तो एक बार जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो 5 वर्ष की अवधि पूरी कर लेते हैं, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी इस सदन को भंग किया जा सकता है और भंग करने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि यदि भारत के अंदर केंद्र में कार्यपालिका को अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे, तो राष्ट्रपति, जो कि हमारे यहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान है, वो राष्ट्रपति कार्यपालिका यानी कि व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा को भंग भी कर सकता है। और अगर भंग करता है इसका मतलब 5 वर्ष पहले ही सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए आम चुनावों के बाद नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि व्यवस्थापिका का कार्यकाल भी कार्यपालिका के अस्तित्व पर निर्भर करता है। सामान्यतः व्यवस्थापिका का कार्यकाल निश्चित है, लेकिन अगर समय से पूर्व कार्यपालिका उसको भंग करने की सिफारिश कर दे तो कार्यकाल व्यवस्थापिका का भी अनिश्चित हो जाता है। तो ये देखिए आप, 3 तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि संसदीय शासन एक ऐसा शासन है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। एक ऐसा शासन या एक ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका पूरी तरह से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एक ऐसा शासन, एक ऐसी सरकार जिसके अंदर कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है।
ये शासन संसदीय शासन या संसदात्मक सरकार कहलाता है ना। इसी संसदीय शासन को हम दो और दूसरे नामों से भी बुला सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन के दो दूसरे नाम भी हैं। एक जिसको कहा जाता है मंत्रिमंडलात्मक सरकार। मंत्रिमंडलात्मक सरकार का मतलब व्यवस्थापिका से कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद, जिससे मंत्रिमंडल बनता है, उसका चुनाव किया जाता है और वही मंत्री परिषद सर्वे सर्वा होकर शासन की शक्तियों का संचालन करती है, इसलिए इसको मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी कहा जाता है। और चूंकि ये कार्यपालिका पूरी तरह से निरंकुश नहीं है, ये अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी है, इसीलिए हम इसको उत्तरदायी सरकार भी कह सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। तो मूलतः ये संसदात्मक सरकार है, लेकिन इसके अन्य नाम मंत्रिमंडलात्मक सरकार या उत्तरदायी सरकार भी बोलचाल के अंदर देखे जा सकते हैं। तो ये संसदात्मक सरकार का एक मोटा मोटा अर्थ हम लोग बता सकते हैं। अगर इसी अर्थ को कुछ विद्वानों की परिभाषाओं के अंदर हम देखने की कोशिश करें तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, गार्नर करके एक विद्वान हुए हैं। गार्नर ने संसदीय शासन को किस तरह से परिभाषित किया है कि संसदात्मक शासन वो प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल, विधानमंडल या उसके एक सदन, विधानमंडल यानी कि जिसको हम व्यवस्थापिका अभी तक कह रहे हैं, के प्रति प्रत्यक्ष और कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है। यानी कि वही बात जो अभी हमने अर्थ में देखी कि कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति जवाबदेह है, व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो गार्नर अपनी परिभाषा में बताना चाह रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरी परिभाषा CF स्ट्रॉन्ग की हम यहाँ पर दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं कि संसदीय कार्यपालिका का सार यानी कि समरी सेंस ये है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है। देखिए यहाँ पर संसद शब्द आया है, संसद का मतलब व्यवस्थापिका से है ना, क्योंकि हम इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं और कई देशों के अंदर पार्लियामेंट को व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने व्यवस्थापिका की जगह संसद शब्द के माध्यम से अपनी इस परिभाषा को, अपने इस अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि CF स्ट्रॉन्ग ये कह रहे हैं कि संसदीय कार्यपालिका का सार यह है कि अंतिम तौर पर मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका की एक समिति है जिसमें लोकतंत्र की प्रगति के साथ साथ लोकसभा की समिति बन जाने की प्रवृत्ति निहित है। कहने का मतलब वही है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जिनके सदस्य व्यवस्थापिका से चुनकर आते हैं और उनकी सदस्य संख्या व्यवस्थापिका की तुलना में कम होती है, तो ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका की एक समिति है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी तरह से यदि हम एक और परिभाषा को देखें कार्टर और हर्ट्ज के अनुसार, तो वो क्या कहते हैं, सिंपल सी बात कि संसदीय शासन प्रणाली सरकार के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों के अंतःपाषण इंटरलॉकिंग पर आधारित शासन है। इंटरलॉकिंग का मतलब दो अंगों के बीच में घनिष्ठ संबंध, और वो दो अंग कौन कौन से हैं, एक कार्यपालिका और दूसरी व्यवस्थापिका। संबंध कौन कौन से हैं, एक निर्माण का, एक उत्तरदायित्व का और तीसरा उनके कार्यकाल यानी कि टेन्योर का। अंतिम परिभाषा की हम बात कर लेते हैं बेजोट के अनुसार। बेजोट भी इसी बात को रेखांकित करते हैं कि संसदीय सरकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों के संयोग और घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। वही बात, सरकार के दो अंग, एक व्यवस्थापिका दूसरा कार्यपालिका, उन दोनों के बीच में रिलेशन, और यही रिलेशन जिस शासन व्यवस्था को प्रस्तुत करता है उसको हम कहते हैं ये संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो सैद्धांतिक तौर पर हम इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था को रेखांकित कर सकते हैं। एक बार फिर अगर मैं इसके अर्थ को निष्कर्ष के तौर पर बताऊं
तो एक ऐसा शासन या ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच में संबंध होता है, ऐसे सरकार या ऐसा शासन जिसमें कार्यपालिका पूरी तरह से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, और ऐसा सरकार या ऐसी शासन जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण या कंट्रोल रहता है, ऐसे शासन को संसदीय शासन या संसदात्मक सरकार कहा जाता है। ये संसदात्मक सरकार का अर्थ हुआ। संसदीय व्यवस्था के अर्थ को जानने के बाद हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं कि संसदीय व्यवस्था के लक्षण क्या हैं या संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। मान लीजिए अगर हमें किसी राज्य के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हो तो वहां की कुछ व्यवस्थाओं को देखकर पहचान कर हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ अमुक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी ही संसदीय व्यवस्था की भी कुछ पहचान के बिंदु हैं। अगर आप किसी राज्य में जाएं और वहां आपको इस प्रकार की व्यवस्थाएं नजर आए तो आप कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं या ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जो कि संसदीय शासन व्यवस्था की पहचान के बारे में बताई जा सकती है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात हम लोग बता सकते हैं कि जहां पर भी संसदीय व्यवस्था है वहां दो तरह की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं या कार्यपालिकाएं दो तरह की होती हैं। अगर आप किसी राज्य में गए और वहां पर दो तरह की कार्यपालिकाएं नजर आई तो आप बता सकते हैं कि वो संसदात्मक व्यवस्था है। वो दो तरह की कार्यपालिकाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक जिसको हम कह सकते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा जिसको कहा जाता है वास्तविक कार्यपालिका यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव। अब इन दोनों का मतलब क्या है? पहले हम बात करते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है कि अगर राज्य का प्रधान, जिसको हम शासन का प्रमुख कह रहे हैं, अगर वो शासन का प्रधान फॉर्मल है, औपचारिक है ना। फॉर्मल और औपचारिक का मतलब क्या है कि राज्य के संविधान ने शासन की सारी शक्तियां उसको सौंपी गई, उसको सौंपी है, लेकिन उसको उन शक्तियों के प्रयोग करने का वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया है। तो ऐसी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? ये नाम मात्र की कार्यपालिका। एक बार फिर रिपीट करता हूं, नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब शासन का वो प्रधान जिसको शासनाध्यक्ष भी कहा जाता है, जिसके अंदर संविधान के द्वारा शासन की सारी शक्तियां सौंपी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो उन सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है। तो ऐसे प्रधान को, ऐसे शासनाध्यक्ष को, ऐसे औपचारिक प्रधान को हम कहते हैं कि ये उस राज्य की नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब हम अर्थ की बात कर रहे थे, भारत के अंदर या ब्रिटेन के अंदर, में दो देशों का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वहां पर दोनों जगह अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है, दोनों जगह संसदात्मक शासन है। भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटेन के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और दोनों ही जगह पर नाम मात्र का प्रधान भी है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर राष्ट्रपति, भारत के संविधान के द्वारा यह कहा गया है कि शासन की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। और ये राष्ट्रपति कौन है? ये जनता के द्वारा। आप लोगों को पता है भारत एक रिपब्लिकन स्टेट है, गणतांत्रिक राज्य है। और गणतांत्रिक राज्य का मतलब जहां शासन का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। तो हमारे यहाँ का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। संविधान ने सारी शक्तियां किसको सौंपी हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है। तो भारत में नाम मात्र का प्रधान कौन हुआ? राष्ट्रपति। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में भी संसदात्मक व्यवस्था है। शासन का मुखिया वहां पर सम्राट को बनाया गया है, सम्राट या साम्राज्ञी, किंग या क्वीन, और शासन की सारी शक्तियां उनको सौंपी है, लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये वहां पर क्या हुआ? नाम मात्र की कार्यपालिका। ब्रिटेन के अंदर सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है। अब यहां अंतर देखिए, भारत में और ब्रिटेन में अंतर क्या है कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका निर्वाचित है और ब्रिटेन के अंदर जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो वंशानुगत राजतंत्र का प्रतीक है। तो कहने का मतलब ये नाम मात्र के प्रधान है, औपचारिक प्रधान है। ये औपचारिक प्रधान निर्वाचित भी हो सकते हैं और
वंशानुगत राजतंत्र का प्रतीक भी हो सकते हैं। लेकिन सार की बात यह है कि संविधान के द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग इनके द्वारा नहीं किया जाता है, इसीलिए ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाते हैं। इसके विपरीत वास्तविक कार्यपालिका का मतलब क्या है? वास्तविक कार्यपालिका का मतलब यह है कि जो लोग या जो निकाय संविधान के द्वारा सौंपी गई शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करते हैं, इन लोगों को ये शक्तियां, शासन की शक्तियां नहीं सौंपी गई है। शासन की शक्तियां तो किसी और को सौंपी गई है, लेकिन प्रयोग जो कर रहा है, प्रयोगकर्ता जो निकाय है, उन प्रयोग करने वालों को वास्तविक या रियल कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मंत्री परिषद की हम बात करते हैं। भारत में संसदात्मक व्यवस्था है और आपको पता है कि राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका है, सारी शक्तियां उनको सौंपी गई है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर उन शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद क्या है? हमारे यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम वास्तविक कार्यपालिका को परिभाषित करते हैं तो वास्तविक कार्यपालिका का मतलब क्या है कि संविधान द्वारा किसी और को प्रदत्त शक्तियां, किसी और पद या व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां प्रदान की गई है, जब उनका प्रयोग कोई और निकाय करता है तो प्रयोग करने वाला निकाय वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। और जैसे कि अभी हमने कहा कि अलग अलग देशों में नाम मात्र की कार्यपालिका अलग अलग होती है, कहीं पर निर्वाचित है, कहीं पर वंशानुगत राजतंत्र है, लेकिन संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका को एक ही नाम से बुलाया जाता है और वो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। तो ये इस रूप में आप पहली विशेषता या पहला लक्षण बता सकते हो कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। पहला नाम मात्र की कार्यपालिका या और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जिस भी देश में संसदात्मक या जिस भी राज्य में संसदीय व्यवस्था है, वहां अनिवार्यतः दो तरह की कार्यपालिकाएं पाई जाएगी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। इसी तरह से संसदात्मक व्यवस्था का एक दूसरा लक्षण है शासनांगों में संबंध। अभी जब हम संसदात्मक सरकार के अर्थ की बात कर रहे थे, तब हमने इसको डिटेल में देखा था। अब एक लक्षण के तौर पर वापस उसको संक्षेप में देखने की कोशिश करते हैं कि जिन भी राज्यों में संसदात्मक सरकार है, वहां सरकार के दो अंग, शासन के दो अंग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका का गठन या कार्यपालिका का निर्माण वहां की व्यवस्थापिका में से होता है और व्यवस्थापिका के प्रति ये कार्यपालिका सामूहिक रूप से जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। तो ये दूसरा संबंध है। पहला संबंध कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से हो रहा है। दूसरा, कार्यपालिका तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि व्यवस्थापिका में उसका विश्वास बना रहता है, और जैसे ही विश्वास चला गया, सामूहिक तौर पर पूरी की पूरी मंत्री परिषद अपने पद से त्यागपत्र देती है। तो ये कार्यपालिका की जवाबदेहिता है व्यवस्थापिका के प्रति। इसी तरह से तीसरा संबंध हम बता सकते हैं कि चूंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से चुनकर आती है, इसीलिए जब भी व्यवस्थापिका की कोई भी गतिविधि होती है कानून निर्माण के संबंध में, उस व्यवस्थापिका की हर गतिविधि में पूरी की पूरी कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल की भी भागीदारी होती है। आपको शुरू में मैंने बताया था कि कार्यपालिका के सदस्य दोहरी भूमिका निभाते हैं। संसदात्मक शासन के अंदर कार्यपालिका के सदस्य कानूनों के क्रियान्वयन का काम भी करते हैं, और जब वो व्यवस्थापिका में बैठते हैं तब वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं, क्योंकि उनका पहला जो चयन है वो व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में हुआ, और उसके बाद में व्यवस्थापिका में चूंकि उनके दल को बहुमत मिलता है, इसलिए उनको कार्यपालिका में भी आने का अवसर मिला। तो ये तीसरा संबंध हम बता सकते हैं कि मंत्रिमंडल की पूरी भागीदारी व्यवस्थापिका की गतिविधियों के अंदर होती है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका को यह अधिकार है कि वो समय से पहले कार्यपालिका को यानी कि मंत्रिमंडल को अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा अपदस्थ कर सकती है। यानी कि जो कार्यकाल की अनिश्चितता की बात हम लोग कर रहे थे, वो यहाँ पर बता सकते हैं कि व्यवस्थापिका की इच्छा पर या व्यवस्थापिका के बहुमत तक कार्यपालिका का कार्यकाल निर्भर करता है। और इसी तरह से हमने कार्यकाल की अनिश्चितता में ये भी देखा था कि समय से पूर्व कार्यपालिका लोक सदन को या जनप्रतिनिधित्व करने वाले सदन को भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। तो ये
अलग अलग बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संसदात्मक सरकार के अंदर शासन के दो अंगों में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है और ये संबंध अलग अलग आधारों पर परिभाषित किया जा सकता है। एक तीसरी बात जो हम लोग यहाँ पर संसदीय शासन के लक्षण के रूप में बता सकते हैं वो है कि सरकार के जो दो अंग हैं, एक कानून बनाने वाला व्यवस्थापिका और दूसरा कानून लागू करने वाला कार्यपालिका, ये पूरी की पूरी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। हम लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला जो मंत्री परिषद है जिसको हम कार्यपालिका कह रहे हैं, वो पूरा का पूरा मंत्री परिषद कहां से चुनकर आया है? व्यवस्थापिका के अंदर से चुनकर आया है। इसीलिए प्रधानमंत्री अकेला नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला पूरा का पूरा मंत्री परिषद एक साथ व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। अगर प्रधानमंत्री खुद या उसका कोई भी मंत्री कोई एक ऐसा कार्य कर दे जिसके कारण व्यवस्थापिका में सरकार या कार्यपालिका के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाए और वह अविश्वास पारित हो जाए तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की तुलना में सामूहिक उत्तरदायित्व का महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये तीसरा लक्षण हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि संसदात्मक शासन के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना देखने को मिलती है। चौथा लक्षण जो जो अभी हमने अर्थ में भी देखने की कोशिश की थी, कार्यकाल की अनिश्चितता। और मैंने बताया था कि सामान्य परिस्थितियों के अंदर सरकार के जो दो अंग हैं जिनके बीच में संबंध है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, सामान्य परिस्थितियों में इन दोनों अंगों का कार्यकाल निश्चित होता है और दोनों अंगों का कार्यकाल समान भी है ना, संसदात्मक शासन के अंदर। और ये जब हम बात करते हैं कार्यपालिका की तो हम कहते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से होता है। तो जब तक ये बहुमत अर्थात ये विश्वास सदन में बना रहता है तब तक कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। अगर ये 5 वर्ष तक बना हुआ है, उदाहरण के तौर पर भारत में व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है, अगर 5 वर्ष तक ये बहुमत अथवा विश्वास बना रहता है तो 5 वर्ष का अपना कार्यकाल कार्यपालिका अवश्य पूरा करती है। लेकिन अगर इन 5 वर्षों के पूर्व 5 वर्षों के अंदर अंदर इस व्यवस्थापिका के अंदर यदि कार्यपालिका अपना बहुमत खो देती है, अपना विश्वास खो देती है, तो उस आधार पर उसे समय से पहले अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित भी है लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये अनिश्चित भी हो जाता है। और इसी तरह से व्यवस्थापिका का कार्यकाल भी किस पर निर्भर कर रहा है? कार्यपालिका के अस्तित्व पर निर्भर कर रहा है। सामान्यतः व्यवस्थापिका भी एक निश्चित अवधि तक कार्य करती है। व्यवस्थापिका में जो सदस्य चुने जाते हैं संविधान के द्वारा जो उनका कार्यकाल बताया गया है उस कार्यकाल तक वो काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो एक बार जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ये तो वह सामान्य परिस्थितियों की बात। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि व्यवस्थापिका का कार्यकाल निश्चित है। लेकिन यदि किसी कारणवश कार्यपालिका को अविश्वास के द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है और वो कार्यपालिका इस लोक सदन को, जन प्रतिनिधित्व वाले सदन को भंग करने की सिफारिश कर दे तो ऐसी स्थिति में भी व्यवस्थापिका का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो सकता है। यानी कि भारत में यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाए 5 वर्ष से पहले तो वो भंग करने के आधार पर उसका अवधि जो है वो कम हो जाएगी। इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि कार्यपालिका का कार्यकाल जैसे निश्चित होते हुए भी अनिश्चित है, उसी तरह से व्यवस्थापिका का कार्यकाल भी निश्चित होते हुए अनिश्चित है। तो संसदात्मक शासन का एक और लक्षण क्या है कि यहाँ पर शासन के दोनों अंगों का कार्यकाल निश्चित होते हुए भी अनिश्चित है। अब एक नई विशेषता यहाँ पर हम और देखने जा रहे हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि संसदात्मक सरकार का एक प्रमुख लक्षण है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये एक सबसे प्रमुख पहचान है संसदात्मक शासन की। लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन में इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होती है। अब ये अंतर क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जब हम संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से
सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। सदन मतलब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। समझने की कोशिश करना कि सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? सदन के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति। और सामूहिक उत्तरदायी कौन है? पूरा का पूरा मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। लेकिन जब हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब हम मंत्री परिषद के प्रत्येक व्यक्ति से ले रहे हैं। मंत्री परिषद का प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने प्रधान के प्रति उत्तरदायी है। अंतर देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व में सदन के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, लेकिन जब हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में मंत्री परिषद का प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने मंत्री परिषद का जो प्रधान है उसके प्रति जवाबदेह होता है। क्या है ये व्यवस्था? एक बार अलग नजरिए से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम क्या कहते हैं कि जब भी मंत्री परिषद का निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत मिलता है वो बहुमत दल अपना एक नेता चुनता है, और बहुमत दल का वो नेता क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। और यही प्रधानमंत्री अब इसी बहुमत दल से मंत्रियों का चयन करता है। मंत्री परिषद में कौन कौन व्यक्ति होंगे, कौन कौन किस किस को मंत्री बनाया जाएगा, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर तय किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उस प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है। तो इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति चूंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश होती है, किस मंत्री को कौन सा पद मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, ये प्रधानमंत्री तय करता है। कब उनके विभागों में बदलाव किया जाएगा ये प्रधानमंत्री तय करता है। और कब किस मंत्री से विभाग ले लिया जाए या उसे मंत्री परिषद से निष्कासित कर दिया जाए, ये सब प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इसीलिए हर मंत्री व्यक्तिगत तौर पर वो अपने विभाग में क्या कर रहा है उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर वो प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार होता है। तो ये जो बात है वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में हम बता सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्री परिषद का प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका प्रधान के प्रति उत्तरदायी होता है। एक और अगली बात हम यहां पर बता सकते हैं कि संसदीय शासन के अंदर प्रधानमंत्री की लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था संसदात्मक व्यवस्था का एक लक्षण है कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। शासन की सारी शक्तियां जिसमें सौंपी जाती है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करता, उसको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नाम मात्र की कार्यपालिका कह रहे हैं। लेकिन जो उनका वास्तविक प्रयोग कर रहा है वो वास्तविक कार्यपालिका रियल एग्जीक्यूटिव है। और वो कौन है? तो अभी हमने देखा था कि वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि वो मंत्री परिषद जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहा है। अभी पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने देखने की कोशिश करी थी कि जब भी कार्यपालिका का निर्माण होता है संसदीय व्यवस्था में तो सबसे पहला काम क्या होता है कि बहुमत दल सदन के अंदर व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो अपना एक नेता चुनता है और उस नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहला निर्वाचन जिसका होता है वो है प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री की सिफारिश पर पूरे के पूरे मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। हम इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि मंत्री परिषद का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व कर रहा है इसीलिए वो पूरे मंत्रिमंडल का निर्माता है, वो पूरे मंत्रिमंडल का पोषण करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जिस मंत्रिमंडल के अंदर विभागों का वितरण करता है। और अगर उसे लगता है कि कोई मंत्री यथोचित कार्य नहीं कर रहा है तो उसे उससे इस्तीफा भी ले सकता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माता, पोषणकर्ता, संहारकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री की एक प्रमुख भूमिका है, वो इस रूप में उसको लीड कर रहा है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने का भी काम कर रहा है। अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग विभाग होते हैं मंत्री परिषद में, उन सब के बीच में किस प्रकार का समन्वय लाकर शासन को सुचारू रूप से चलाया जाए, ये काम प्रधानमंत्री की लीडरशिप के द्वारा किया जाता है। इसीलिए वो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। मंत्री परिषद के द्वारा किस तरह से कानूनों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से पॉलिसीज या स्ट्रेटेजीज बनाई जाएगी, नीतियों का, रणनीतियों का पूरा निर्माता जो अंतिम तौर पर है वो प्रधानमंत्री है। हम ये भी कह सकते हैं कि
चूंकि राष्ट्रपति, अगर हम भारत की बात करें, राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है, विश्व में जहां पर भी नाम मात्र की कार्यपालिकाएं हैं संसदीय शासन व्यवस्था में, प्रधानमंत्री उस नाम मात्र की कार्यपालिका का सहायक है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वो सलाह करता है। नाम मात्र की कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं शासन से जुड़े हुए, वो कार्य प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही किए जा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही नाम मात्र की कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद के बीच में एक ब्रिज या कड़ी के रूप में काम करता है। तो इस रूप में हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का लीडरशिप पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देखा जाता है। ये एक और विशेषता के रूप में हम बता सकते हैं। एक और अगली बात जो यहां पर देखने को आती है, संसदीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है राजनीतिक सजातीयता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक सजातीयता का मतलब क्या है? देखिए, एक बार फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था के अंदर शासन के जो दो अंग है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है ना। व्यवस्थापिका के अंदर अलग अलग दलों के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका के अंदर जितने भी सदस्य हैं जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं, वो अलग अलग दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। अब इनमें से जिस दल को बहुमत मिलता है, उसी बहुमत दल में से मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। ध्यान ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद जो कि वास्तविक कार्यपालिका है, इस पूरी कार्यपालिका का निर्माण कहां से हो रहा है? एक दल में से। और वो दल कौन सा है? जिसको व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर 3 दल हैं, है ना, एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी और तीसरा आम आदमी पार्टी। अगर इस व्यवस्थापिका के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, यानी कि बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा सदस्य किसके जीते हैं? आम आदमी पार्टी के। तो इस मंत्री परिषद के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो कौन सी पार्टी के होंगे? इस व्यवस्थापिका में आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं उन्हीं से मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा। दूसरे कांग्रेस और बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको मंत्री परिषद के अंदर स्थान नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ एक बार फिर ध्यान से समझिए कि राजनीतिक सजातीयता का मतलब क्या है कि संसदात्मक व्यवस्था में जब कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, तो व्यवस्थापिका में कहां से होता है? जिस दल को बहुमत मिलता है। आज अब देखिए कि कुछ सिनारियो बदल गया है। बहुत से देशों के अंदर, जिसमें भारत भी शामिल है, मल्टी पार्टी सिस्टम या बहुदलीय व्यवस्था के कारण किसी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकारें बनती है। गठबंधन जिसको साझा सरकारें कह रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि किसी एक दल को तो बहुमत मिला नहीं है, तो जिन दलों ने मिलकर, दो या दो से अधिक जिन दलों ने मिलकर बहुमत हासिल किया है, केवल उन्हीं दलों के व्यक्तियों को मंत्री परिषद में स्थान मिलेगा। इसीलिए आपको यहां पर नजर आ रहा है कि संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, और व्यवस्थापिका में भी कहां से? बहुमत प्राप्त दल, अगर किसी एक दल को मिल गया है तो ठीक, अथवा बहुमत प्राप्त गठबंधन से इस कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। पूरी की पूरी मंत्री परिषद उसी बहुमत दल या उसी बहुमत गठबंधन से बनती है। जैसे मैंने अभी कहा था, इसके अलावा विपक्ष के अंदर कितनी भी पार्टियां हो, उन पार्टियों में कितने ही योग्य अनुभवी लोग क्यों ना हो, उनको मंत्री परिषद में स्थान नहीं मिलता है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम क्या कह रहे हैं? ये राजनीतिक सजातीयता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे समाज के अंदर जाति का मतलब क्या है? एक जाति के अंदर एक मान्यता, एक संस्कृति, एक रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं। उसी तरह से यहां पर भी एक राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले लोग, जिनसे एक राजनीतिक दल बना है, उसी दल से मंत्री परिषद का गठन किया जा रहा है। अच्छा, ये राजनीतिक सजातीयता क्यों अपनाई जाती है? यानी कि एक ही बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन से पूरी मंत्री परिषद का निर्माण क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है
कि शासन को चलाने के लिए, कानूनों के क्रियान्वयन करने के लिए जो लोग उस कार्यपालिका का हिस्सा हैं, उस मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, उनके विचार, उनकी आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी 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 उनका कल्चर, वो सब एक जैसे हो। कल्चर का मतलब यहाँ पॉलिटिकल कल्चर से है। वो सब एक अगर एक जैसा होगा तो वो शासन को अच्छी तरह से संचालित कर पाएंगे। अगर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अगर आ जाएंगे एक प्लेटफॉर्म पर, तो उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, वैचारिक मतभेद उनके अंदर होंगे, उनके प्रिंसिपल्स अलग अलग होंगे, और उस कारण से वो शासन को अच्छी तरह से संचालित नहीं कर पाएंगे। तो शासन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए उन सबके अंदर एक समान विचारधारा का होना जरूरी है। इसीलिए जिस दल को बहुमत मिलता है या जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसी बहुमत वाले दल अथवा गठबंधन से पूरी की पूरी कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। तो इसको कहा जाता है, ये राजनीतिक सजातीयता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अगर मैं पूरी बात को रिपीट करूं, तो संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण को हम किस प्रकार से बता सकते हैं। अगर हम किसी देश के अंदर जाएं और वहां के मंत्रिमंडल के अंदर हमको राजनीतिक सजातीयता की बात नजर आए, आप देखिए ये सारे पॉइंट्स एक साथ क्लब कर रहे हैं हम। अगर किसी राज्य के अंदर, किसी देश के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर राजनीतिक सजातीयता नजर आए, राजनीतिक सजातीयता के साथ साथ यदि हमें वहां पर प्रधानमंत्री की लीडरशिप नजर आए, प्रधानमंत्री की लीडरशिप के साथ साथ अगर वहां पर हमें पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनके साथ साथ हर मंत्री व्यक्तिगत तौर पर रेस्पॉन्सिबल नजर आए, वहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल निश्चित होते हुए भी अनिश्चित नजर आए, और इन सब से बढ़कर दो बातें और, अगर वहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध है, और अगर उन राज्यों उस राज्य के अंदर दो तरह की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उस राज्य के अंदर संसदात्मक व्यवस्था है। कहने का मतलब, संसदीय शासन के लक्षण कौन कौन से हैं? दो तरह की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। दूसरा, शासन के दो अंग यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। तीसरा, या संसदात्मक शासन के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। चौथा, संसदात्मक शासन के अंदर सरकार के दो अंग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होते हुए भी अनिश्चित पाया जाता है। अगली बात, संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी देखने को मिलता है। अगला लक्षण, संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका को लीडरशिप देने का काम इसी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और आखिरी अंतिम बात हम बता सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर मंत्रिपरिषद के निर्माण के वक्त राजनीतिक सजातीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। ये लक्षण जहां पर भी पाए जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण है। अगली क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे संसदात्मक शासन के गुण और दोष।